क्या हो अगर एक स्टूडेंट पूरी यूनिवर्स की उम्मीद बन जाए। ये कहानी है आदित्य की, जो किताबों में नहीं, अलग अलग प्लैनेट्स पे अपने सवालों के जवाब ढूंढता है। एक रहस्यमय टेक्नोलॉजी उसे ले जाती है एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक, जहां हर प्लैनेट पे एक नया खतरा है, एक नया करनामा है। इस सफर में है दोस्ती जो कभी टूटती नहीं, और लव जो उसे इंसान बनाए रखती है। धीरे धीरे एक स्टूडेंट बदलने लगता है, एक ऐसे शूरवीर में जिसे पूरा यूनिवर्स याद रखेगा। डॉलर एक शूरवीर। साइंस फिक्शन और जज्बे की वो कहानी जो आपको अंत तक बांध कर रखेगी। सुबह के ठीक 9 बज रहे थे। शहर अपनी पूरी रफ्तार में था। सड़कों पर गाड़ियों का शोर, दुकानों के शटर खुलने की आवाजें, और हर चेहरे पर कहीं न कहीं जल्दी की झलक। इसी भीड़ के बीच बस स्टॉप पर खड़ा था एक 17-18 साल का लड़का, आदित्य। कंधे पर स्कूल बैग, आंखों में हल्की सी घबराहट, और चेहरे पर वो मासूमियत जो अक्सर मजाक का कारण बन जाती है। आदित्य दिखने में स्मार्ट था, पढ़ाई में ठीक ठाक, लेकिन आत्मविश्वास शायद वहीं कहीं पीछे छूट गया था। तभी दूर से पीले रंग की वही स्कूल बस दिखाई देती है। बस को देखते ही आदित्य के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे दिन की पहली राहत मिल गई हो। लेकिन अगला ही पल बस उसके सामने रुकने के बजाय लगभग 50 मीटर आगे जाकर रुकती है। बस का कंडक्टर जोर से आवाज लगाता है, अरे आदित्य, तेज भाग, नहीं तो आज स्कूल पैदल जाना पड़ेगा। बस में बैठे सारे बच्चे जोर जोर से हंसने लगते हैं। ड्राइवर तक मुस्कुरा देता है। आदित्य बिना कुछ सोचे दौड़ पड़ता है। सांस फूल जाती है, दिल तेज धड़कने लगता है, लेकिन वो बस पकड़ लेता है। बस में चढ़ते ही फिर से हंसी गूंजती है। आदित्य कुछ नहीं कहता, चुपचाप पीछे की आखिरी सीट पर जाकर अकेला बैठ जाता है। बस आगे बढ़ती है और फुसफुसाहटें शुरू हो जाती हैं। कोई उसकी दौड़ का मजाक उड़ाता है, कोई उसके कपड़ों का। आदित्य खिड़की से बाहर देखने लगता है, जैसे बाहर की दुनिया में खो जाना चाहता हो। वो जानता था यहां उसका कोई अपना नहीं है, कोई दोस्त नहीं, कोई ऐसा नहीं जिससे वो खुलकर बात कर सके। थोड़ी देर बाद बस स्कूल पहुंचती है। बच्चे हंसते बोलते क्लासरूम की तरफ भागते हैं। आज स्कूल में एक खास अनाउंसमेंट होने वाली थी, एग्जाम की डेट। ये वही एग्जाम था जिसके बाद सब कॉलेज में जाएंगे। किसी के चेहरे पर जोश था, किसी के चेहरे पर सपने। कोई बड़े कॉलेज की बातें कर रहा था, कोई शहर से बाहर जाने के प्लान बना रहा था। लेकिन आदित्य, वो कुछ और ही सोच रहा था। वो जानता था कि बाकी बच्चे अच्छे बड़े कॉलेजों में जाएंगे, और वो अपने घर के पास वाले छोटे से कॉलेज में जाएगा। वजह कॉलेज नहीं था, वजह थी उसकी माँ। माँ उसे दूर भेजना नहीं चाहती थी। आदित्य को इस बात से शिकायत नहीं थी, शिकायत कुछ और थी। पूजा। पूजा उसकी इकलौती दोस्त थी। शायद दोस्त भी नहीं, उससे भी ज्यादा। वो लड़की जिसने कभी आदित्य का मजाक नहीं उड़ाया, जिसने हमेशा उससे सामान्य तरीके से बात की। लेकिन अब पूजा बड़े कॉलेज में जाएगी, दूर चली जाएगी, और आदित्य, वो यही रह जाएगा। इन्हीं ख्यालों में डूबा हुआ आदित्य अचानक अपनी बेंच से टकरा जाता है और जमीन पर गिर पड़ता है। पूरी क्लास फिर से हंसी से गूंज उठती है। आदित्य धीरे से उठता है, सिर झुकाए। उसके दिल में बस एक ही बात थी, अच्छा हुआ आज पूजा स्कूल नहीं आई। आदित्य पढ़ाई में बुरा नहीं था, न टॉपर न फेल होने वाला, लेकिन स्पोर्ट्स में वो कमजोर था। इसी वजह से वो हर खेल से दूर रहता था। धीरे धीरे अकेलापन उसकी आदत बन गया। स्कूल में ज्यादातर बच्चे उससे ठीक से बात नहीं करते थे। पूजा अलग थी, लेकिन आदित्य के पास आज तक इतना हौसला नहीं आया कि वो अपने दिल की बात कह सके। टीचर एग्जाम डेट अनाउंस करते हैं, 17 दिन बाद। पूरी क्लास में हलचल मच जाती है, लेकिन आदित्य की नजर बार बार दरवाजे पर जाती है। पूरे दिन उसके दिमाग में एक ही सवाल घूमता रहता है, पूजा आज क्यों नहीं आई। दिन खत्म होता है और आदित्य सोचता है, आज का दिन सच में बहुत खराब था। तभी एक टीचर उसके पास आते हैं और सख्त आवाज में कहते हैं, तुम्हारी स्कूल फीस पिछले 3 महीनों से जमा नहीं है। अगर फीस नहीं भरी गई तो तुम्हें एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। टीचर चले जाते हैं। पूरी क्लास की नजरें आदित्य पर टिक जाती हैं। आदित्य चुपचाप बैठा रहता है, और उसके अंदर बस एक सवाल उठता है, अब क्या होगा। यहीं से आदित्य की असली लड़ाई शुरू होने वाली थी।
आदित्य जब घर पहुंचता है तो सबसे पहले उसकी नजर सोफे पर जाती है, जहां उसकी छोटी बहन आहना स्कूल से लौटकर थकी हुई गहरी नींद में सो रही होती है। उसका स्कूल बैग एक तरफ पड़ा था और टीवी बंद होने के बावजूद कमरे में एक अजीब सी खामोशी थी। आदित्य धीरे से किचन में जाता है और वहां रखा खाना निकालने लगता है। माँ जब घर पर नहीं होती थी तब घर का सारा इंतजाम मेड के जिम्मे रहता था, जो सुबह का नाश्ता और दिन का खाना बनाकर चली जाती थी और शाम को वापस आकर रात का खाना बना देती थी। आज खाने में आहना की सबसे पसंदीदा कढ़ी चावल बने थे। आदित्य जल्दी से 2 प्लेट में खाना निकालकर डाइनिंग टेबल पर रख देता है और फिर आहना को जगाने चला जाता है। वो प्यार से कहता है, आना, उठ जाओ बाबू, खाना लग गया है। आधी नींद में आहना आंखें बंद किए बुदबुदाती है, भैया आज मन नहीं है, बाद में खाऊंगी। आदित्य हल्की मुस्कान के साथ कहता है, आज पता है क्या बना है, तुम्हारी फेवरेट। लेकिन आहना फिर भी मना कर देती है। तभी आदित्य मजाक में बोलता है, ठीक है, तो मैं सारा खाना खा जाऊंगा, जो तुम्हारे लिए अलग रखा है वो भी। ये सुनते ही आहना चौंक जाती है, नींद एकदम गायब हो जाती है और वो उत्साहित होकर बोलती है, नहीं नहीं, मैं खाऊंगी, सारा खाऊंगी, आपके लिए कुछ नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए वो जल्दी से उठ जाती है। आदित्य मुस्कुरा देता है, क्योंकि वो जानता था कि आहना का मन खाने से ज्यादा माँ की यादों में अटका हुआ था। खाना खाने के बाद दोनों थोड़ी देर हंसते खेलते हैं। आदित्य जानबूझकर माहौल हल्का बनाए रखता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि आहना माँ को याद करके उदास हो जाए। 3 महीने हो चुके थे, लेकिन आदित्य ने कभी आहना को ये महसूस नहीं होने दिया कि वो अंदर से कितनी बेचैन है। असल में आदित्य खुद किसी और चीज का इंतजार कर रहा था, खन्ना अंकल का। घर पहुंचते ही उसने उन्हें मैसेज कर दिया था। शाम ढलने लगती है और दोनों भाई बहन अपनी अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं। तभी घर के बाहर एक कार के रुकने की आवाज आती है। आवाज सुनते ही आहना खुशी से उछल पड़ती है और चिल्लाकर कहती है, खन्ना अंकल आ गए, मेरे लिए चॉकलेट लाए होंगे। वो मासूमियत से आगे जोड़ती है, आपको सिर्फ एक दूंगी, बाकी सब मेरी। आदित्य फिर से मुस्कुरा देता है। आहना अभी सिर्फ 10-11 साल की थी, लेकिन अपने हम उम्र बच्चों से ज्यादा समझदार थी। वो मां को मिस तो करती थी, लेकिन कभी जाहिर नहीं होने देती थी, ताकि उसका भाई भी उदास ना हो। खन्ना अंकल घर में आते हैं, आहना को चॉकलेट और एक गिफ्ट बॉक्स देते हैं। खन्ना अंकल सोफे पर बैठते हैं तो आदित्य एक पल के लिए आहना की तरफ देखता है, जो गिफ्ट बॉक्स लेकर अपने कमरे में चली गई थी। दरवाजा बंद होते ही आदित्य का सब्र टूट जाता है। वो बिना रुके सवाल पूछने लगता है, अंकल, मां से आपकी बात हुई थी? वो कैसी हैं? कब वापस आएंगी? क्या उन्हें पता है कि घर पर क्या चल रहा है? उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। खन्ना अंकल उसे शांत करने की कोशिश करते हुए कहते हैं, आदित्य, अभी मेरी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन जहां भी होंगी ठीक होंगी, तुम ज्यादा चिंता मत करो। आदित्य बेचैन होकर उठ खड़ा होता है। नहीं अंकल, मैं और इंतजार नहीं कर सकता। आप मेरी उनसे बात कराइए, या फिर जहां वो काम करती हैं वहां मुझे ले चलिए। आज ही मिलना है मुझे उनसे। खन्ना अंकल गंभीर स्वर में कहते हैं, बेटा, हम वहां नहीं जा सकते, वो जगह बहुत दूर है। आदित्य झुंझलाकर पूछता है, तो कम से कम उस जगह का नाम बताइए। किस देश में है वो? मैं खुद चला जाऊंगा। खन्ना अंकल थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, वो इंडिया में नहीं है। आदित्य तुरंत बोल पड़ता है, तो किसी और देश में होंगी। खन्ना अंकल सिर हिलाते हैं, नहीं, किसी दूसरे देश में भी नहीं। ये सुनकर आदित्य का गुस्सा फूट पड़ता है, तो क्या वो चांद पर चली गई हैं? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। खन्ना अंकल गहरी सांस लेकर कहते हैं, नहीं बेटा, वो चांद पर नहीं है, वो इग्निस नाम के एक ग्रह पर गई हैं। आदित्य चौंक जाता है, ग्रह? ये कौन सा ग्रह है? और मां वहां क्या कर रही हैं? वो तो जॉब करती थी ना? सवाल फिर से मशीन गन की तरह निकलने लगते हैं। खन्ना अंकल उसका कंधा पकड़कर धीरे से कहते हैं, शांत हो जाओ बेटा, तुम्हारी मां बिल्कुल सुरक्षित है। वो एक सीक्रेट मिशन पर है, इसीलिए वो तुमसे बात नहीं कर पा रही, ताकि तुम और आहना टेंशन में ना आ जाओ।
वहां सिर्फ तुम्हारी माँ ही नहीं बल्कि उनके जैसे हजारों लोग हैं जो इंसान की शक्तियों और क्षमताओं को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। खन्ना अंकल गहरी सांस लेते हैं और शांत लेकिन गंभीर आवाज में कहते हैं, आदित्य, लोग इन ग्रहों का इस्तेमाल मनुष्यता को उसके उच्चतम स्तर तक पहुंचाने के लिए करते हैं। इग्निस कोई अकेला ग्रह नहीं है, उसके जैसे कई और ग्रह हैं जहां इंसान अपनी सीमाओं से आगे बढ़ने की कोशिश करता है। ये सुनकर आदित्य थोड़ा शांत हो जाता है। वो कुछ पल सोचता है और फिर धीमी आवाज में पूछता है, तो क्या मां वहां अपनी शक्तियां बढ़ाने गई हैं? खन्ना अंकल सिर हिलाते हैं और कहते हैं, नहीं बेटा, तुम्हारी मां वहां अपनी शक्तियों के लिए नहीं गई हैं। आदित्य की आंखों में बेचैनी लौट आती है। तो फिर? वो घबराकर पूछता है। खन्ना अंकल कुछ सेकंड चुप रहते हैं, फिर कहते हैं, तुम्हारे पापा की मौत नहीं हुई है। ये सुनते ही आदित्य जैसे सन्न रह जाता है। खन्ना अंकल आगे बताते हैं, तुम्हारे पापा भी इन्हीं ग्रहों पर चल रहे सीक्रेट मिशनों का हिस्सा थे। एक मिशन के दौरान वे लापता हो गए और तब से उनका कोई पता नहीं चल पाया। आदित्य की आंखें भर आती हैं। खन्ना अंकल भारी आवाज में कहते हैं, तुम्हारी मां उन्हीं की तलाश में वहां गई हैं, लेकिन वे रुक जाते हैं। आदित्य घबराकर पूछता है, लेकिन क्या? खन्ना अंकल धीरे से कहते हैं, ऐसा लगता है कि शायद वो भी किसी मुसीबत में फंस गई हैं। कमरे में गहरी खामोशी छा जाती है और आदित्य को पहली बार एहसास होता है कि उसकी लड़ाई कितनी बड़ी होने वाली है। आदित्य को जब ये सच्चाई पता चलती है कि उसके पापा की मौत नहीं हुई है, तो उसके अंदर एक अजीब सा तूफान उठ जाता है। एक तरफ दिल को सुकून मिलता है कि उसके पापा जिंदा हैं, तो दूसरी तरफ ये डर भी सताने लगता है कि इतने समय बाद उनकी हालत कैसी होगी। उसकी सांसें थोड़ी भारी हो जाती हैं। तभी उसे ये एहसास होता है कि उसकी मां भी उन्हें ढूंढने उनके पीछे गई हैं। ये सोचते ही आदित्य की बेचैनी और बढ़ जाती है। उसके मन में एक पल के लिए आता है कि वो सब कुछ छोड़कर अपनी मां के पीछे निकल जाए, लेकिन अगले ही पल आहाना का मासूम चेहरा उसकी आंखों के सामने घूम जाता है। वो खुद से सवाल करता है कि अगर वो चला गया तो आहाना का क्या होगा। इन्हीं उलझे हुए ख्यालों में वो डूबा होता है कि अचानक आहाना की घबराई हुई चीख गूंजती है, सांप! भैया सांप है! आदित्य का दिल जोर से धड़क उठता है। वो बिना कुछ सोचे दौड़कर आहाना के कमरे में पहुंचता है। उसके पीछे पीछे खन्ना अंकल भी भागते हुए आते हैं। कमरे का नजारा देखकर आदित्य की जान में जान आती है, क्योंकि अगले ही पल आहाना खिलखिलाकर हंसने लगती है और बताती है कि गिफ्ट बॉक्स से टॉय स्नेक निकला है, जिससे वो कल सारे बच्चों को डराने वाली है। आदित्य गहरी सांस लेता है। एक पल के लिए उसे गुस्सा आता है, लेकिन आहाना की खिलखिलाहट देखकर वो गुस्सा पिघल जाता है। उस मासूम हंसी में उसे अपनी सारी परेशानियों से थोड़ी राहत मिलती है। तभी खन्ना अंकल गंभीर लहजे में बताते हैं कि उन्हें फिर से ऑफिस जाना होगा। काम बीच में छोड़कर आए थे और अब किसी को दोबारा इंग्लिश भेजना पड़ेगा ताकि राधिका भाभी का पता चल सके। आदित्य कुछ कहना चाहता है, लेकिन खन्ना अंकल जल्दी में होते हैं। जाते जाते वो आदित्य के हाथ में स्कूल की फीस के पैसे रख देते हैं ताकि वो एग्जाम दे सके। आदित्य पैसे लेने से मना करना चाहता है, लेकिन हालात उसे मजबूर कर देते हैं। पैसे लेते वक्त उसका सिर झुक जाता है। उसके दिल में ये सवाल चुभने लगता है कि वो कब तक खन्ना अंकल पर बोझ बना रहेगा। ऊपर से आहाना की पूरी पढ़ाई अभी बाकी है। रात भर वो इन्हीं बातों के बारे में सोचता रहता है। अगली सुबह ठीक 9 बजे वो बस स्टॉप पर खड़ा होता है। आज वो जानबूझकर स्टॉप से कुछ आगे खड़ा होता है ताकि बस वहीं रुके और उसे दौड़ना ना पड़े। लेकिन किस्मत आज भी उसके इम्तिहान लेने के मूड में होती है। दूर से आती बस को देखकर आदित्य के चेहरे पर हल्की सी उम्मीद चमकती है। वो सोचता है कि आज शायद सब ठीक हो जाए, लेकिन बस हमेशा की तरह उसके पास से निकलकर फिर 50 मीटर आगे रुक जाती है। अंदर से कंडक्टर की तेज आवाज आती है, आदि जल्दी आओ वरना स्कूल पैदल जाना पड़ेगा। इसके साथ ही बच्चों की हंसी गूंज उठती है। आदित्य समझ नहीं पाता कि बस का स्टाफ उसे जानबूझकर परेशान कर रहा है या ये उसकी किस्मत का खेल है। वो ज्यादा सोचने का वक्त नहीं गवाता और पूरी ताकत लगाकर दौड़ पड़ता है। पसीने से भीगता हुआ किसी तरह बस में चढ़ता है और पीछे की सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं।
बस स्कूल पहुंचती है और बच्चे शोर मचाते हुए उतरते हैं। आदित्य जैसे ही क्लासरूम में कदम रखता है, उसकी नजर पूजा पर पड़ती है। स्कूल यूनिफॉर्म में वो उसे किसी परी से कम नहीं लगती। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धीमा हो जाता है। हवा में लहराते उसके बाल, चेहरे की मासूम मुस्कान और उसकी मौजूदगी। आदित्य को ऐसा लगता है जैसे वो किसी 3D मूवी का हिस्सा बन गया हो। तभी अचानक धम की आवाज आती है और दर्द से भरी कराह सुनाई देती है। पूरी क्लास की नजरें एक ही जगह टिक जाती हैं। आदित्य फिर से बेंच से टकराकर जमीन पर गिर चुका होता है। क्लास में ठहाके गूंज उठते हैं। आदित्य खुद को कोसता है कि आज पूजा के सामने उसकी इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिल गई। तभी उसे एक मीठी, कोयल जैसी आवाज सुनाई देती है। तुम ठीक हो? तुम्हें चोट तो नहीं आई? वो खुद को संभालते हुए उठता है और देखता है कि पूजा उसके पास खड़ी है। वो जल्दी से बोलता है कि वो ठीक है, लेकिन तभी देखता है कि पूजा किसी और को हाथ देकर उठाने में मदद कर रही है। उसी पल मोंटी की कड़वी आवाज आती है, जो आदित्य पर तंज कसता है और खुद को हीरो साबित करने की कोशिश करता है। आदित्य को तब समझ आता है कि गिरते वक्त उसने दूसरे बेंच का सहारा लिया था, जिससे कोमल भी गिर गई थी। उसे अपने ऊपर और ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। वो तुरंत कोमल से सॉरी कहकर अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। बच्चे उसी का मजाक बना रहे होते हैं, लेकिन अब उसे इन सब की आदत हो चुकी होती है। तभी टीचर क्लास में आते हैं और बताते हैं कि आज स्कूल का आखिरी दिन है। अब सीधा एग्जाम में मुलाकात होगी। ये सुनते ही आदित्य के दिल की धड़कन तेज हो जाती है। उसके मन में डर बैठ जाता है कि अगर आज उसने पूजा से अपने दिल की बात नहीं कही तो शायद फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। क्लास खत्म होते ही बच्चे बाहर निकलने लगते हैं। पूजा भी बाहर जाने लगती है। तभी आदित्य हिम्मत जुटाकर दौड़ते हुए उसके पास पहुंचता है। आज उसके अंदर एक अलग ही जोश होता है। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास झलक रहा होता है, जो पहले कभी किसी ने नहीं देखा था। वो पूजा के सामने खड़ा होकर उसका हाथ पकड़ लेता है। उसके दिल की धड़कनें उसके कानों में गूंज रही होती हैं, लेकिन फिर भी वो खुद को संभालता है और बोल पड़ता है, पूजा, जब से तुम्हें देखा है मैं खुद को खोया खोया सा महसूस करता हूं। दिन रात बस तुम्हारे बारे में सोचता रहता हूं। हर जगह तुम्हारा ही ख्याल रहता है। जिस दिन तुम्हें नहीं देख पाता उस दिन किसी भी काम में मन नहीं लगता। उसकी आवाज हल्की कांप रही होती है, लेकिन इरादे मजबूत होते हैं। वो गहरी सांस लेकर कहता है, आई रियली रियली लाइक यू। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अब सवाल ये है, आगे इस कहानी में क्या होगा? क्या आदित्य अपने इस अनोखे यूनिवर्स के रहस्यों को समझ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस यूनिवर्स का आदित्य कभी मिल पाएगा शूरवीर के वीर रहेजा से? इन सवालों के जवाब अगले एपिसोड्स में सामने आएंगे। अगर आपको डॉलर एक शूरवीर की ये शुरुआत पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ऐसे ही रोमांचक एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगला एपिसोड पहले से ज्यादा बड़ा, ज्यादा रहस्यमय और ज्यादा धमाकेदार होने वाला है।